माहौल है उसमें जो अर्थव्यवस्था को ऊपर चुनौतियां हैं उसको कैसे देखा जाए, और राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जा रहा है और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। तो हम लोग इसके आसपास हैं तो ज़्यादा अच्छा। मंदिर, मस्जिद, दलित और सवर्ण, वो बातें कई बार हम लोग करते रहते हैं। संगीत रागी जी, बहुत ही सीधा सवाल कि ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया में ईरान संकट से त्राहिमाम मचा हुआ है, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेशों से भारत में निवेश करने की अपील करते हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये विदेश की रणनीति सही नहीं है और भारत में घरेलू मोर्चे पर अर्थव्यवस्था बहुत तंग है, ये संभल पा नहीं रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, किसी भी देश के विदेश नीति का आकलन इस आधार पर किया जाता है और उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप अपने देश के हितों को सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं रख पाते। आपने किसको क्या जवाब दिया, नहीं जवाब दिया, ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता। चाइना 20 साल तक चुप ही रहा, बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन जब अब बड़ी आर्थिक ताकत बन करके और बड़ी मिलिट्री ताकत बन करके उभरा है, तब जाकर के वो आंख से आंख मिला करके बात भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। देखिए, पहली बात तो कि प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर गए, उनकी तुलना और उसको इस आधार पर क्रिटिसाइज करना कि अभी तो आपने कहा कि लोगों को विदेश नहीं जाना चाहिए और आप स्वयं विदेश यात्रा पर चले गए, थोड़ा दोनों में फर्क करना आदमी को समझ में है। ठीक है, राजनीतिक नैरेटिव के लिए आप बात करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी वो बहुत पहले से निश्चित की गई होती है और वो काम के लिए जाते हैं, कोई अयाशी के लिए नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। 1948 का आप देखिएगा, अमेरिका चले गए थे, अपने पूरे पुस्त को लेकर के चले गए थे और मल्टीपल वीक्स वहां पर था, उनके परिवार लोग रहे थे। तो एक वो भी प्रधानमंत्री थे और किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह हो चाहे वो नरेंद्र मोदी, यदि भारत से बाहर जा रहे हैं और दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जाना तो बहुत आवश्यक भी हो जाता है कई बार। जैसे नॉर्वे, पता नहीं कितने दिनों के बाद प्रधानमंत्री कोई भारत का गया था, नॉर्डिक कंट्रीज से। हम सेमीकंडक्टर के बारे में, ग्रीन एनर्जी को लेकर के हमने निवेश के बारे में बात की। यूएई के साथ जो है हमारा रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक, हम जान रहे हैं कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में संबंध घनिष्ठ हुआ है और डिफेंस डील तक हुआ है, डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत हुआ है। ऐसे में यदि खाड़ी के देश में एक हमारा मित्र मिलता है जो सऊदी अरब के साथ जिसके संबंध बहुत ठीक नहीं रह रहे हैं, जिसका इजराइल के साथ बहुत बेहतर संबंध है और हमारा भी करीबी है, तो ऐसे संबंधों को हम क्यों नहीं बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का कोई भी आरोप जो है वो सही दिशा में जा रहा है। और कहने के लिए तो बहुत आसानी से कह दिया जाए, गरीबी है, महंगाई है, सब चीज है, आंकड़ों पर बात नहीं विपक्ष का कोई भी, विपक्ष का, हाँ, आंकड़ों पर बात करनी चाहिए कि भाई पहले क्या था, आज क्या है। जब आप भारत की अर्थव्यवस्था थी तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था थी दुनिया की। यदि कुछ नहीं हुआ है 12 वर्ष में, तो चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बन गई? आज जाकर के लोग कहते हैं कि भाई छठी अर्थव्यवस्था फिर से खिसक करके आ गई है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं छठी भी, 5 तो कुछ तो हुआ है इसमें। आज जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का था, इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि पैसा तो पेड़ों पर नहीं फलता है, लेकिन आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल यदि भारत के अंदर खड़ा हुआ है, एयरपोर्ट्स को लेकर के आप बात करें, एम्स को लेकर के बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस की बात करने का ये स्टेट में लागू हुआ, ऐसे ही हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को आप जरा देखिए, राहुल गांधी की विदेश यात्रा किसके लिए होती है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता। इल्हान उमर के साथ बात करने के लिए?
भारत के बाहर जाकर के ये बात करने के लिए होती है कि आप भारत के अंदर की डेमोक्रेसी को बर्बाद हो रहा है। ऐसा भारत के करते हैं अंदर संगीत डेमोक्रेसी रागी आप साहब, जरा हस्तक्षेप आकर संगीत रागी के साहब, आपने जो फैक्ट रखा, थोड़ा सा मैं प्रोफेसर रविकांत जी से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सज्जन कुमार सिंह के पास जाऊंगा, फिर सतीश जी भी हैं। प्रोफेसर रविकांत साहब, आपने सुना संगीत रागी जी को, ये भी ये भी प्रोफेसर ही हैं और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो विपक्ष के कोई भी आलोचना में दम नजर आ नहीं रहा है। नहीं, आंकड़े आपके हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10-12 साल में जो उसके पहले रिपोर्ट आती थी, वो कोई रिपोर्ट आ रही है इस देश में क्या? आप आंकड़े घर बैठ कर के बना रहे, मैं बता देता हूं। हॉस्पिटल के आंकड़े आप बताएंगे तो उसमें प्राइवेट जोड़ लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, कितने स्कूल बंद हो गए, लेकिन आपके आंकड़े फिर भी गुलाबी रहेंगे। तो ये तो आपकी जादूगरी है, यही तो मोदी मैजिक है। और क्या है कि देश के लोगों की आंखों में आप धूल झोंकना। और हो क्या रहा है, आप बेरोजगारों की संख्या जरा देखिए, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया इन 12 साल में, कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी, कितना आपने आरक्षण छीन लिया, ये आप नहीं बताएंगे। लेकिन आपको तो गुलाबी गुलाबी आंकड़े देने आते हैं। और जो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में किया था, उसको आप भुना रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमी जहां पर पहुंची थी, उसको आप भुना रहे हैं। लेकिन आज डॉलर के मुकाबले भारत की रुपया की स्थिति देख लीजिए, उस पर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आंकड़ा दुनिया देख रही है। वो तो पाकिस्तान के साथ आप मुकाबला कर रहे थे हर मामले में, लेकिन हमारा जो मुकाबला था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर, वो चाइना और अमेरिका के साथ था। जरा अमेरिका के ट्रंप के जरा शब्दों को देख लीजिए, वो क्या कह रहा है, और आप जवाब नहीं दे पा रहे, उप तक नहीं कर पा रहे। ये तो आपने देश की संप्रभुता का हाल बना दिया है। बस आपके आंकड़े गुलाबी हैं, लेकिन देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा है। ये आपके अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब देखिए, यहां लोग तो सराह रहे हैं। लोग क्या सराह रहे हैं? आप तो सीधा वोट चोरी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग आपको सराह रहे हैं। आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, चुनाव आयोग आपकी पॉकेट में है। और आप बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। ये किसके रिजीम में हो रहा था? और संगीत रागीर नेहरू जी की बात कर रहे थे। नेहरू जी ने जो किया, 9 साल जेल में रह करके आनंद भवन से लेकर के अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति इस देश को दान कर दी, और यहां आप उन धन्ना सेठों का तिजोरियां भर रहे हैं। अंबानी और संगीत अडानी रागे जी के संक्षिप्त में लिए कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इसमें सज्जन जी के पास जाऊंगा। संगीत रागे जी संक्षिप्त में कमेंट कर दीजिए। संगीत रागे जी संक्षिप्त में कमेंट कर दीजिए, फिर मैं जाऊंगा सज्जन जी के पास। लक्ष्मण जी थोड़ा संक्षिप्त 2-3 मिनट दे, 2 मिनट, 1 मिनट तो जरूर दीजिए कम से कम। चलिए 1 मिनट ले पिछले नरेंद्र मोदी के समय में 159 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए हैं। एम्स 7 नए बने हैं। कितने साल में बनाया था? जब नेहरू जी की जो इकोनॉमी थी, उसके कहा जाता था हिंदू ग्रोथ रेट 2.5, 3.5, यही होता था। ये नेहरू जी की देन थी। ये नेहरू जी की देन थी कि लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को पत्र लिखा नेहरू को कि मेरे कहने पर आपने पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान जमीन चली गई। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में बता रहा हूँ, नेहरू लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है। 15 अगस्त 1948 मैं और एडवीना आयरलैंड जा रहे हैं, उसके बाद कनाडा जाएंगे, हमारे कहने पर आपने सीज फायर कर दिया। ये देश को बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। 38,000 किलोमीटर चाइना को पिट गए, कुटाई हो गई अच्छी तरीके से। रोते उनकी चिट्ठी जो 1962 के समय लिखी गई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिसे हैंड ओवर करने के लिए बीके नेहरू उनके ही थे। उन्होंने कहा मुझे रोना आ रहा है, इतनी शर्मनाक चिट्ठी लिखी थी। ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी नेहरू की ये थी कि 1963 के अंदर जो है वो हम सिक्योरिटी काउंसिल का हम खुद मेंबर बन सकते थे, लेकिन उसको गिरवी किसने रख दिया? विजया लक्ष्मी पंडित ने रख दिया। प्रधानमंत्री से बिना पूछे हुए कोई निर्णय कर दे कि हाँ हमको नहीं, चाइना को ये जाना चाहिए। ये अपनी बहन और भाई की ये विदेश नीति थी जिन्होंने गिरवी कर दिया। कितनी गिनाऊं, आपके कम पड़ जाएंगे, बहुत कम पड़ जाएंगे, ये मत बुलवाइए। आपने पूरी जो इकोनॉमी थी उसका इतना बंटाधार किया। यदि भारत की इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज शुरू से रहती तो ये लाइसेंस राज आज नहीं होता था। हम और चाइना तो दोनों साथ ही साथ
ठीक। रविकांत साहब, मैं आपके पास आऊंगा संगीत रागे जी की बातों पर कमेंट करने के लिए। जरा मैं सज्जन कुमार सिंह को जोड़ लूं इस डिबेट में। सज्जन कुमार सिंह साहब, आपने सुना दोनों पक्षों को, और इससे पहले पिछले 48 घंटे से जो बयानबाजी हो रही है पक्ष विपक्ष की तरफ से, आपको क्या लगता है कि किसमें कितना दम है? ये देखिए, ये जो 5 देशों का दौरा हुआ है उसका फैक्ट भी देख लें। यूएई में जाने के बाद 5 बिलियन का निवेश, और वो निवेश बहुत ही स्ट्रेटेजिक है इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर पोर्ट्स पे सबसे ज्यादा होगा। अब पोर्ट्स का क्या है कि अभी हॉर्मुज का संकट है, तो अबू धाबी के साथ अगर आपका ये हो जाता है तो फिर आप हॉर्मुज को सीधा बाईपास कर देते हैं। तो वो आगे के लिए भी इस तरह की, अब ये समस्या कब तक चलेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है, किस तरीके से उनका क्या रुख रहेगा, बड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति है। तो ऐसे में आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के और दूसरे बाकी स्रोतों को भी जो गैर पेट्रोलियम है उसको ढूंढना है। तो ये देखिए, उसमें 3 करोड़ बैरल का, 30 मिलियन बैरल का तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का ही ये बात हो गया है। जो एडनोक वहां की कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके साथ जो विशाखापट्टनम और उड़ीसा में उसका रिजर्व बनेगा, सो मालिकाना हक उनका होगा, लेकिन उसका प्रायोरिटी यूज का राइट जो होगा वो इंडिया का होगा। तो आप देखिए, अभी जो आपके सामने वैश्विक संकट है, जो भारत ने नहीं क्रिएट किया, ना ही तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, उसमें आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो एक सफलता का मापदंड है। उसी तरीके से पेट्रोलियम से अलग हटके बाकी जगह जब आप जा रहे हैं तो वहां पे ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, जो आज आपके लिए जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अपरिहार्य है, तो उसकी भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो विदेश दौरा हो रहा है ये एक पिकनिक या टूरिज्म है, या ये अवकाश लेके किया जा रहा है। इसके पीछे कॉन्क्रीट नतीजे आ रहे हैं, और अभी जो संकट है उससे सीधा इसका सरोकार भी दिखता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि वैश्विक संकट है। उसके बाद और दूसरी बात आप देख लीजिए कि जहां तक ये बात चल रही है कि ऐसे समय में चुनौती क्या है, तो भारत की चुनौती अभी 2 है। एक तो वैश्विक संकट जिसमें हर देश जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। एक प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई उसमें और भी बात ये आ रही है कि देश के अंदर की जो समस्या है उसमें आर्थिक के अलावा और कुछ भी है, कि जो युवा पीढ़ी है वो एग्जाम्स को लेके हो, नीट्स को लेके हो, तो उन्होंने मंत्री मिड टर्म रिव्यू जो लिया है, जिसमें सारे मंत्रियों को कहा गया कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें और उसके आधार पे उस पर आकलन होगा, सब कुछ होगा। 2022 का आप याद कीजिए, 3 साल के बाद लिया गया था, बहुत सारे मंत्री बदले गए थे, हटा भी दिए गए थे, रविशंकर प्रसाद है, संतोष कुमार गंगवार हैं, उस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। सबसे इसमें अच्छी बात क्या है कि देखिए, पहले ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। हाँ, अपनी बात पूरी करी, फिर सतीश जी के पास जाता हूं, फिर धनंजय साहब के पास। देखिए, पहले जो भाजपा हो या तमाम पार्टियां, उसमें होता क्या था कि 2 तरीके से आपको रिवॉर्ड किया जाता था। एक तो ये होता था आपकी यूटिलिटी हो तो आपको रखा जाता था, और उस सबसे ज्यादा जो मेजर होता था वो होता था कि पुराने लोग, जिनकी कहा जाता था कि इन्होंने संगठन के लिए कुर्बानी दी है, ये दिया है, वो दिया, उनको ढोया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में या जो गवर्नेंस में एक चीज आप जरूर देखेंगे कि कुर्बानी और वो सब पे आपको एक चांस तो मिलता है कि ठीक है आप संगठन से हैं, लेकिन एक समय के बाद आपकी काबिलियत, जो स्किल है, उसके आधार पे आपको आगे एक्सटेंड किया जाता है। और 2022 में जो हुआ था, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चेहरे गए, लोगों ने कहा कि साहब इन्होंने संगठन के लिए जीवन दिया, ये दिया, वो दिया, बात ठीक है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में ये एक डायरेक्शनल और एक पॉलिसी शिफ्ट है। तो आज जो मिड टर्म रिव्यू हुआ है उसमें देश के अंदर की समस्या, हर मंत्रालय का कामकाज और वैश्विक संकट से भारत कैसे जूझ रहा है, उसमें बड़ा ही पॉइंटेड और कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स आ रहा है।